बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ीर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की अगर बात की जाए तो दौरा आयरलैंड और साथ इंग्लैंड के टूर के लिए अनाउंसमेंट कर दी है। 18 रुकनी स्क्वाड का अनाउंसमेंट की गई है। इस पर बात करने के लिए साबिक टेस्ट क्रिकेटर और चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मेरा ख्याल है ये सिलेक्शन के ऊपर आपसे कोई अप्रोप्रिएट बंदा हो नहीं सकता था, इसीलिए आपको जहमत दी। अच्छा सर, ये जो हमने देखा कि न्यूजीलैंड के गेस्ट टीम सेलेक्ट की गई, उसमें 2 प्लेयरों को एक्सक्लूड किया गया। एक उसामा मीर है और दूसरा हमने देखा जमान खान। एक तो आप 18 के स्क्वाड को कैसे देखते हैं और इन 2 प्लेयर का ना होने को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली तो चीज मैं ये बताऊं कि एक्चुअली इन्होंने इन दोनों के लिए तो दरवाजे बंद कर दिए वर्ल्ड कप के। सीधी सी बात है कि ये टूर के फौरन बाद ही वर्ल्ड कप चले जाना है इन्होंने। सो उसामा को और जमान खान को टीम में ना रखने का मतलब यही है कि इन्होंने वहाँ की कंडीशंस को सही तरीके से रीड नहीं किया, जो कि वेस्ट इंडीज की मैं कंडीशंस की बात कर रहा हूँ जहाँ पर इन्होंने जाना है, क्योंकि ये दोनों बहुत हैंडी होते वेस्ट इंडीज की सरफेसेस पे, क्योंकि जिस तरीके से जमान खान बॉलिंग करते हैं डेथ ओवर्स में, और T20 का रिकॉर्ड तो उनका बहुत आउटस्टैंडिंग है। दूसरी तरफ उसामा मीर जो है वो इमर्ज कर रहे थे, इंटरनेशनल एक्सपोजर उनको बहुत ज्यादा था। आई थिंक जो थिंक टैंक है, जो मैंने टीम की पूरी कॉम्पोजिशन देखी है, 9 इन्होंने बैट्समैन रखे हुए हैं जिसमें से 6 फास्ट बॉलर्स हैं और उसके बाद 2 इनके पास ऑलराउंडर्स है, जो इमाद और शादाब के अलावा एक स्पिनर अबरार को रखा है। आई थिंक इन्होंने अबरार को मिस्ट्री स्पिनर के तौर पे समझा हुआ है कि जी वो आगे सारी टीमों को आउट कर देगा। सो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी उनकी लगता है मेरे खाम ख्याली है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। आप देखें दुनिया भर में जितने ज्यादा मिस्ट्री स्पिनर्स आपको नजर आ रहे हैं, बट T20 के वर्जन में अभी तक उन्होंने कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं डाला कि उन्होंने टीमों को मैच जिता दिया हो, क्योंकि जो पिचेस है वो बैटिंग ओरिएंटेड होती है। और हमने देखा अभी न्यूजीलैंड की सीरीज के अंदर भी। अच्छा, हम सर मिसाइल के ऊपर अब फौरन आते हैं ताकि हम सारी चीज़ों को कोशिश करें कवर कर सकें। अगर हमने जैसे बैटर की पहले बात करते हैं कि आपने अगर 9 बैटर रखे, उनमें से 6 तो आपने ओपनर रख लिए, और अगर मिडिल ऑर्डर की भी बात करते हैं तो सिर्फ इफ्तिखार था। हमने अपने शोज में भी बहुत बात की कि सुलेमान अली आगा को होना चाहिए, और एक टीम के अंदर 3 कीपर आप लेके जा रहे हैं। आप देखें ना, रिजवान आपका मेन कीपर है, उस्मान भी कीपर है, और आपने आजम खान को भी ओबियसली जब खेलता है तो एज ए कीपर ही खेलता है। फील्डिंग में तो आपको वो बहुत रन कंसीड कर देगा। तो ये कैसे सिलेक्शन को देख रहे हैं आप? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, होता ही है कि जब भी आप सिलेक्शन के लिए बैठते हैं ना, तो मुझे जो इस पूरी सिलेक्शन में जो नजर आ रहा है, इसमें सारा का सारा मुझे बाबर आजम की पूरी माइंडसेट नजर आ रही है, क्योंकि बाबर को मैंने डील किया हुआ है और जो जो प्लेयर्स उसने टीम में रखे हुए हैं वो सारे के सारे बाबर की सामने ही मुझे नजर आते हैं, क्योंकि वो इन्हीं के मतलब डिस्कस करता था। प्रॉब्लम क्या मुझे जो नजर आ रही है, ये इन्होंने ना इम्पैक्ट प्लेयर्स के नाम से कुछ प्लेयर्स को डालना शुरू किया। देखिए, इम्पैक्ट प्लेयर्स अगर आपको मैच नहीं जिताता तो वो इम्पैक्ट प्लेयर नहीं है। अगर मैं इम्पैक्ट प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ तो ये उस्मान खान की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वो न्याजी की बात कर रहे हैं, जो लड़का यंग इरफान खान न्याजी, और ये बात कर रहे हैं आजम खान। आप मुझे इनका पूरा रिकॉर्ड उठा के देख लें कि इनके इम्पैक्ट ने, मैं इंटरनेशनल एक्सपोजर की बात कर रहा हूँ, PSL या लोकल क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, इंटरनेशनल एक्सपोजर जो भी इनको मिला है, क्या इनके इम्पैक्ट ने कोई टीमों को मैचेस जिताए हैं पाकिस्तान को? मेरा ख्याल है कि नहीं, एक्सेप्ट फॉर इफ्तिखार अहमद, जो कि आपके पास एक रियल सेंस में इम्पैक्ट है नीचे के लिए। मेरे अपने नज़दीक इनको जो पिछली जो सीरीज गुजरी थी ना, इनमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए थे जो उन्होंने नहीं की। सबसे पहली चीज तो ये है कि देखें, रिजवान और बाबर जो है वो अपने ओपनिंग स्लॉट नहीं छोड़ना चाहते। देखिए, आपको नीचे फिनिशर चाहिए। जब आप 7 या 8 रन के ओवर्स पे जाएंगे, 9 ओवर्स पे जाएंगे, जो नीचे इम्पैक्ट के साथ साथ वो लड़के चाहिए जिनको स्किल्स आती हैं कि जी 1 को 2 में कैसे लेना है, 2 को 3 में कैसे कन्वर्ट करना है, और बाउंड्री हिट्स कैसे करनी है। तो इसमें मेरे अपने नजदीक इनको, रिजवान को और बाबर को अपने आप को थोड़ा नीचे ला के भी देखना चाहिए था कि किसी ऐसे मौके पर हम उनको अगर यूटिलाइज करें, अपने आप को यूटिलाइज करें और टीम को जिताएं। हो क्या रहा है, ऊपर से ये 6-7 रन की एवरेज से छोड़ के चले जाते हैं और नीचे पर पूरा दारोमदार कर देते हैं कि जी ये लोग हमें मैचेस जिता के देंगे, जो ऐसा नहीं है। दूसरा, मैं ये फील करता हूं जो पाकिस्तान को अब देखना ये चाहिए कि इनको अपना पूरे का पूरा इंहिसार बॉलिंग के ऊपर कर देना चाहिए, कि बॉलिंग स्ट्रांग रखें ताकि ये रिस्ट्रिक्ट करें अगली टीम को। अगर जितने भी चाहे 6 बॉलर से खेलें, जेन्युइन बॉलर से खेलें, इन 5 बैट्समैन अगर ये रिस्ट्रिक्ट कर देंगे बॉलर्स, तो एटलीस्ट आपके जो टॉप 5 ऑर्डर के जो बैट्समैन हैं वो कम से कम 150 और 60 का हदफ तो अबूर करेंगे ना। सो जहां इनके रन 190 से ऊपर गए इनकी बॉलिंग के खिलाफ, फिर पाकिस्तान वहां स्ट्रगल करेगा। अच्छा सर, इस तरह आपने कहा कि हम पाकिस्तान 150-60 की क्रिकेट खेल रहे हैं और अभी से नहीं, 2-3 साल से हम इसी ट्रैक पे हैं। और जो हमारे ओपनर, आपने रिजवान बाबर की बात की, इनका अगर पेयर चलता है या नहीं भी चलता तो एवरेज हमारा 155 से 158 के दरमियान है।
अच्छा, अब हम जीत इस वजह से रहे थे जिस तरह आपने कहा कि हमारी बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त थी। अब बॉलिंग की बात करें तो आप देख रहे हैं कि आपके पास आमिर भी आ चुके हैं, इमाद भी आ चुके हैं, शादाब ओबियसली प्लेइंग 11 का पार्ट होंगे। तो आपका जो नसीम शाह और शाहीन के साथ आपका 5 का पेयर बनता है। अगर आप इसमें मज़ीद देखें तो आप हारिस रऊफ़ की इंजरी के बाद आया, एशिया कप और वर्ल्ड कप में बहुत रन कंसीड हुए। हसन अली की आफ्टर द इंजरी लास्ट 2.5 ईयर से हम देख रहे हैं कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ना डोमेस्टिक में हमने देखा, ना पीएसएल में, ना इंटरनेशनल लेवल पे। तो इन दोनों की इंक्लूजन को कैसे देखते हैं और जुमान खान को एक्सक्लूड करने के वाले से आपकी क्या राय है? हाँ नहीं, मेरे नज़दीक ये गलत इनके डिसीजन से मैं फील करता हूँ कि क्योंकि जिस तरह ग्रो कर रहा था उसामा मीर और जमान, जी इन दोनों का टीम का पार्ट होना चाहिए था। देखिए वेस्ट इंडीज में आपके पास वहाँ ग्राउंड छोटे हैं, ठीक है, वहाँ पर अगर आपके स्पिनर्स अच्छा काम नहीं कर सके, अगर वहाँ अगर पिचेस जो है वो स्पिनिंग, मैं तो ये आयरलैंड और इंग्लैंड को तो मैं अभी अपने जहन में ला ही नहीं रहा ना कि यहाँ तो आपको 6 फास्ट बॉलर्स चाहिए थे, जी मेरे नज़दीक एक फास्ट बॉलर ज़्यादा जा रहा है। मेरे अपने नज़दीक मैं फील करता हूँ अगर अब अब्बास अफरीदी को और अगर जमान खान को कंपेयर करते हैं तो मैं जाऊंगा जमान खान के लिए। जी सो क्योंकि वो एक जो डेथ हो में जिस तरीके से बॉलिंग करता है, जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि वो अच्छा प्लेयर नहीं है, मैं तो कंडीशंस की बात कर रहा हूँ जहाँ पे इन्होंने जाना है। मेरे अपने नज़दीक एक फास्ट बॉलर ज़्यादा है, उसामा मीर को टीम में होना चाहिए था मेरे अपने नज़दीक, क्योंकि वो इनका ये जो छठे बॉलर की आप बात कर रहे थे ना, वो उसामा मीर होता जी कि 3 स्पिनर और 3 फास्ट बॉलर, ये आपका आइडियल कॉम्बिनेशन बनता। 5 आपके बैट्समैन, जो कि मैं वर्ल्ड कप के हवाले से देख रहा हूँ। यहाँ पर तो आपको फास्ट बॉलर चाहिए होंगे डेफिनेटली, क्योंकि इंग्लैंड में और आयरलैंड में कंडीशन तो स्पिनर्स को हेल्प नहीं करती। लेकिन अबरार की जो मिस्ट्री है ना, ये समझ रहे हैं कि अबरार को आप मुझे बताया ना, फिर आपने उसको मौके क्यों नहीं दिए सारे? हाँ, न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं दिया। हाँ जी, नहीं दिया ना। तो जब आप क्या मतलब आप समझते हैं कि दुनिया इतनी बेवकूफ़ है कि वो अबरार, उन लोग अगर आप छुपा छुपा के वहाँ ले जाएंगे तो वो जाके वो बहुत धमाका कर देगा। आई विश वो करे, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। देखिए अबरार इज नॉट अ गुड फील्डर एज वेल, ही इज नॉट अ गुड बैटर एज वेल। आपको जब T20 की, जब शॉर्टर वर्जन की आप टीमें सेलेक्ट करते हैं तो आपको तीनों कंपोनेंट सामने रखने होते हैं कि क्या वो फील्डर अच्छा, थ्रो तो उससे होती नहीं है, ऐसे ही क्या उसकी जो ग्राउंड कवरिंग है आप सबको पता है, उसकी बैटिंग की प्रोग्रेस सबको पता है। उसको अगर आप कंपेयर करें उसामा मीर से तो दोनों तीनों कंपोनेंट्स में उसामा मीर बहुत बेहतर है। जो स्ट्राइकिंग एबिलिटी वाले आपके पास बॉलर्स थे जो कि आगे इम्पैक्ट डाल सकते थे, वो मेरे नज़दीक ये इनकी एक वो गलती है। लेकिन स्टिल ये पाकिस्तान की टीम है, हमें विश करना चाहिए कि क्योंकि जो थिंक टैंक सोच रहा था उसके मुताबिक ही टीम बनाई होगी ना। ऑब्वियसली हम वहाँ पर नहीं है, हम अपने अंदाज से सोच रहे हैं। उन्होंने जो टीम बनाई है उन्होंने अपने थिंकिंग रखी होगी कि जी हम किन किन जगह पे जा रहे हैं और क्या कौन कौन से प्लेयर्स हमको लेके जा अच्छा, रहे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आज आपने सुना होगा कि काफ़ी जर्नलिस्ट से ये क्वेश्चन किया कि आपकी आपस में कोई कोहेरेंस नज़र नहीं आ रही जो आपकी 7 रुकनी कमेटी है, और हमें ये नज़र आ रहा है कि आप अभी जो 15 का स्क्वाड है फॉर द वर्ल्ड कप, दुनिया की तमाम टीमें ऑलमोस्ट अनाउंस कर चुकी हैं। इन्होंने आज ये कहा कि हम ये पहला मैच जो इंग्लैंड के खिलाफ प्रॉब्ली 22 को खेला जाएगा, 22 मई को, उसके बाद अनाउंस करेंगे, क्योंकि अभी भी हमारे कुछ प्लेयर की जो फिटनेस के मसाइल हैं हम उसको देखेंगे और फिर अनाउंस करेंगे। आपके ख्याल में सर ये यही रीज़न है, या आपको लगता है कि ये देखते हैं कि ये 3-4 मैचेस में देखें जो लड़का क्लिक कर गया उसके साथ आगे चले, जो नहीं क्लिक कर सका, क्योंकि T20 फॉर्मेट में तो यू नेवर नो कौन क्लिक कर जाए कौन ना करे। अच्छा प्लेयर भी फ्लॉप हो सकता है और बुरा प्लेयर भी चल सकता है, बुरे से मुराद के जो शायद फॉर्म में नहीं है। तो आपकी क्या राय है इस हवाले से? देखिए इरफान, अजम्पशन पे काम नहीं होते। आप देखें कि होता ही है कि आपका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि आप किसी प्लेयर को देखते हैं कि यार ये इस वक्त आउट ऑफ फॉर्म में आ जाएगा। अभी मैं आपको इसी तरह ले जाता हूँ इंडिया के स्क्वाड के ऊपर। आप मुझे बताएं कि हार्दिक पांड्या अच्छा कर रहा है? वो नहीं कर रहा, लेकिन वो टीम का पार्ट है। क्या रोहित शर्मा अच्छा कर रहे हैं? वो नहीं कर रहे। तो ये ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो सर्टेनिटी होते हैं। जब आप इस किस्म की जो चीजें करते हैं तो इसका मतलब ये है, जो आपने बिल्कुल सही कहा, जिन भी रिपोर्टर्स ने उनसे सवालात किए बिल्कुल सही किए कि कंफ्यूजन का शिकार है। देखे ना, एक तो इतनी बड़ी सिलेक्शन कमेटी दुनिया में कहाँ होती है यार, आप तो डेफिनेटली अपने आप को आप लोग मुश्किल में डाल रहे हो। तो आपका देखे ना, हेड कोच ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया होगा, वो तो इस वक्त IPL में बिजी है। व्हाइट बॉल का जो आपका हेड कोच जो अनाउंस हुआ है, कर्स्टन। और अब आप मेरे अपने नजदीक जो मुझे नजर आ रहा है ना, आपका कोई चीफ सिलेक्टर है, आपने पूरे के पूरे 7 के 7 बंदे छोड़ दिए हैं। वो आपस में एग्री करें ना करें, वो बाबर ने वहाँ होगा सर्ट किया होगा कि मैं ये चाहता हूँ, आप मुझे ये टीम चाहिए, और ऑब्वियसली बाबर ने एज कैप्टन अपनी टीम अच्छी समझ के उसने ये चुनी है। तो आई विश हिम लक। अच्छा सर, ये लास्ट आपसे जानना चाहेंगे ये जो पिचेस के हवाले से, अब आयरलैंड की पिचेस जो है और ओबियसली इंग्लैंड की पिचेस ये सिमिलर है, सेमी कंडीशन है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं हमारे पास कि यूएई की पिच और वेस्ट इंडीज़ की तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वो काफ़ी स्लगिश है, लो बाउंस है। बट वेस्ट इंडीज़ की अगर जो न्यूयॉर्क की पिच है उसके हवाले से बताया जा रहा है कि वो एडलेड से ड्रॉप इन पिच मंगाई गई है और उधर से
जो एडलेड का क्यूरेटर है वो ये इंस्टॉल करेगा, तो उसमें शायद थोड़ा बाउंस और पाकिस्तान के 2 मैचेस उधर होने हैं। आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान के एक्सपेक्टेड आपको रिजल्ट नज़र आते हैं, और आपके ख्याल में पाकिस्तान क्या परफॉर्म कर सकता है कंसीडरिंग दिस सिलेक्शन जो अभी हमें देखी है? देखिए, पाकिस्तान की टीम में आप मुझे बताएं ना, प्लेयर्स तो यही थे ना, हम तो 1-2 मिलियन की बात कर रहे हैं, बट मोर और लेस अगर न्यूक्लियस देखा जाए तो यही 20-22 प्लेयर्स का ही था ना, इसी में से इन्होंने सेलेक्ट करने थे। जी। ऑब्वियसली 2 अनफॉर्चुनेटली यानी अनलकीली 2 बंदे को बाहर उनको बिठाना पड़ा। लेकिन आप जो आयरलैंड की और उसकी बात करें, देखिए हम बहुत अर्ली स्टेजेस पे जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और इंग्लैंड, वहाँ पर वेट कंडीशंस होंगी, तो इसलिए उसको अगर आप हम वहाँ पर कंपेयर कर लें वेस्ट इंडीज की पिच से, तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। आप समझे कि 360 डिग्री का वो टर्न है, यहाँ सिर्फ सीम होती है, गेंद अच्छा बाउंस होता है। वहाँ पर यह है कि वेस्ट इंडीज में लो बाउंस होंगे। और जहाँ आपने ड्रॉप इन पिच की बात की, देखिए अव्वल तो देखना ये है कि वो ड्रॉप इन पिच जो है वो वहाँ पर वहाँ की कंडीशंस को कैसे वो सहारती है। ये बड़ा जरूरी होता है कि आप जिन कंडीशन में वो पिचेस बना रहे हैं, जो सॉइल आप बना रहे हैं, क्या वो किसी दूसरी ऐसी जगह, एलियन जगह पे जाके वो सॉइल उनकी सॉइल के मुताबिक वहाँ एडजस्ट हो जाएगी कि नहीं होगी। तो बिल्कुल। इसलिए जो 2 मैचेस ट्रिकी है ना, वो दोनों मैचेस जो कि नई स्टेडियम के ऊपर, जिसके ऊपर कोई मैच नहीं हुआ, जो भी टीमें खेलेंगी उन सब के लिए ट्रिकी है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। वहाँ यही होगा कि जो जीत गया वो जीत गया, जो जिसने अपना तीनों डिपार्टमेंट में अच्छा रोल प्ले कर दिया तो वो जीत जाएंगे। इसलिए पिच की वजह से वो बहुत अनसर्टेनिटी है। टेनिस बॉल बाउंस होगा, कोई खास मूवमेंट नहीं होगी, थोड़ा सा बाउंस अच्छा होगा, आप अच्छा खेल सकते हैं, ग्राउंड छोटा होगा, वो 6-7 हज़ार की तो कैपेसिटी है। सो छक्के चौकों वाली क्रिकेट होगी अगर तो पिच अच्छा खेले। ऑब्वियसली T20 के लिए मोटिव भी यही है कि एंटरटेनमेंट प्रोवाइड की जाए। अभी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट माजिद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, अभी जब आपने गुफ्तगू सुनी होगी हारून साहब की, आपके भी ज़रूर राय जानना चाहेंगे। ये स्क्वाड अनाउंस हुआ 18 रुकनी, कंसिडरिंग दिस के वर्ल्ड कप बिल्कुल पास है, कंडीशन अभी किसी को मालूम नहीं है यूएस की कैसे होती हैं, एक तो सिलेक्शन को कैसे देखते हैं, और 2 प्लेयर आपके उसामा की बात की जाए, उसामा मीर और जुमान, इनको एक्सक्लूड किया गया। अगर उसामा की बात करते हैं तो इसने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, आपकी पीएसएल का हाईएस्ट विकेट टेकर था। एक तो उसके बारे से बताइए। दूसरा, जमान को अगर देखते हैं तो हसन अली के कंपैरिजन में या हारिस रऊफ के कंपैरिजन में, कि दोनों का हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रन कंसीड किए, फॉर्म उनकी बिल्कुल नहीं है, तो ये दोनों डिसीजन आपकी खतर में ठीक है सर? जी इरफान साहब, सबसे पहले तो हारून भाई को मेरा सलाम। जाहिर है उनकी जो राय है वो टेस्ट क्रिकेटर है, और ना सिर्फ उन्होंने क्रिकेट खेली बल्कि पाकिस्तान में बड़ी टॉप पोजीशन पर रहे, तो वो बिल्कुल एक टेक्निकल बात कर रहे हैं जो जाहिर है हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ तक सिलेक्शन की बात है, सिलेक्शन मेरे ख्याल में, मुझे तो सिलेक्शन का कोई आप क्राइटेरिया तो रखे ना। आपने तो 30+ लड़कों को रिटायरमेंट वापस लेके इस यकीन दहानी पर पाकिस्तान टीम में लेके आए कि आपको वर्ल्ड कप खिलाना है। और जाहिर है मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम जिस तरह की उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ परफॉर्मेंस दी, हमें तो पता नहीं चला कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी या बुरी थी, लेकिन ये हमें जरूर नजर आ रहा है कि दोनों वर्ल्ड कप के 15 में जाने के लिए अब बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन जहां तक बात है हसन अली की, तो सितंबर 2022 में हसन अली ने पाकिस्तान के लिए आखिरी T20 इंटरनेशनल खेला था। जब वो पौने 2 साल से पाकिस्तान के प्लान में ही नहीं है, तो अचानक फ्रॉम नोवेयर हम ये लेकर आ गए। और मैंने जब सुना सिलेक्टर साहब को, वो कह रहे थे कि उनकी T20 जो ICC इवेंट्स में अच्छी परफॉर्मेंस रही है माजी में, इसलिए हसन अली को लेकर आ गए। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मैंने कहा कि परफॉर्मेंस तो जावेद मियांदाद और वसीम अकरम ने भी 92 वर्ल्ड कप में मैच विनिंग उनको भी कम बैक करवा दें। ऐसे ही है। मतलब ये तो क्राइटेरिया नहीं तो वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस हमारे सामने है सबकी। ये अभी जो रिसेंटली इंडिया में वर्ल्ड कप, अगर ओडीआई की चले बात कर रहे थे, मोहम्मद अली ने अभी जो परफॉर्मेंस दी मुल्तान सुल्तान की तरफ से पीएसएल में, मेरे ख्याल में मोहम्मद अली डिजर्व करता था। फिर पिछले 4-5 साल से हमने अपनी व्हाइट बॉल टीम के साथ मोहम्मद वसीम जूनियर को रखा। वो कहाँ गए मोहम्मद वसीम जूनियर? शाहनवाज दानी अचानक पाकिस्तान के सिस्टम से गायब हो गए। इसी तरह आपने उसामा मीर की बात की, देखें इसमें कोई शक नहीं कि उसामा मीर टॉप विकेट टेकर है पीएसएल का, लेकिन हम डोमेस्टिक टूर्नामेंट को कहाँ अहमियत दे रहे हैं। हमारी इस टीम में मोहम्मद आमिर देख लें, इमाद वसीम देख लें, उस्मान खान देख लें,
ये तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेले बगैर आ गए ना। ऐसा ही तो है। हम तो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को तो खुद रिस्पेक्ट तो माजिद भाई, जैसे अभी हारून साहब ने भी बताया सर, वो यही कह रहे थे कि ये सारी बाबर की उन्होंने काम भी किया ऑब्वियसली एज ए चीफ सेलेक्टर। वो कहते हैं कि उसका माइंडसेट था, इन्हीं प्लेयर्स की बात करता था बाबर। तो आपके ख्याल में ये जितनी भी चेंजिंग हुई है, इंक्लूजन हुई है, ये इंटायरली बाबर की हुई है या वहाब रियाज बड़ा स्ट्रॉन्ग है? और जिस तरह आमिर का और इमाद को लाया गया तो बाबर को बता के लाया गया कि भाई इन्होंने खेलना है और आपने इनको एक्सेप्ट करना है। तो आपके ख्याल में ये किसके डिसीजन है जो सारी ये चीज़ें हो रही हैं? और मुल्तान सुल्तान के जो लड़के, आपने तलहा का बड़ा वाइटल नाम लिया, बिल्कुल ओबियसली वो सबसे बेस्ट बॉलर के तौर पे नजर आया, उसामा जिस तरह मैंने कहा हाईएस्ट विकेट टेकर। तो ये डिसीजन किसके नजर आ रहे हैं आपको? देखें, ये तो जो सिलेक्शन हुई है अभी गैरी कर्सन की मेरे ख्याल में इतनी इसमें इनपुट नहीं है। अभी तो गैरी कर्सन, बाबर आजम, वहाब रियाज या दूसरे जो सिलेक्टर्स हैं और अजहर महमूद, इनकी राय पर इन्हिसार कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल बाबर आजम का जो माइंडसेट है, हमने जो माजी में भी देखा, बाबर आजम का मुझे जो पिछला जब वो उनका कप्तानी का दौर था, जब नवंबर में उनको हटाया गया, एज ए प्लेयर देखें, बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, मैच विनर प्लेयर हैं, उनकी सलाहियतों से किसी को इनकार नहीं। लेकिन एज ए कप्तान जब हम उनका जिक्र करेंगे तो बाबर आजम जो है वो थोड़ा सा हम ख्याल लोगों की तरफ, जो लाइक माइंडेड लोग हैं, उनकी सिलेक्शन की तरफ जाते हैं जी। तो मेरे ख्याल में वहाब रियाज में भी कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर, अब वहाब रियाज ये कह रहे हैं कि 11 जो है वो कप्तान और कोच डिसाइड करेंगे। तो भाई फिर सीनियर मैनेजर को तो आपने इसलिए रखा था कि वो पीसीबी की पॉलिसीज और रोटेशन पॉलिसीज पर इम्प्लीमेंट करेगा, तो फिर वहाब रियाज टीम के साथ क्यों जा रहे हैं? तो मेरे ख्याल में कोई हमें सिमत नजर नहीं आ रही। वो रोलैंड कॉस्ट्रो होती है ना। हाँ जी जी। हारून भाई से भी इसमें इनपुट ले लेते हैं। हारून भाई, ये जिस तरह माजिद साहब ने कहा कि बाबर एज ए कैप्टन हमें लगता है कहीं ना कहीं वो चीज़ें नहीं कर पाए। 6 आईसीसी के इवेंट खेल चुके हैं, 3 हमने पीएसएल के इवेंट देखे, कप्तानी में कुछ भी टाइटल नहीं जीत पाए। आपके ख्याल में अगर बाबर की कप्तानी को देखा जाए, एनालाइज किया जाए, और जिस तरह इनको हटाया गया, हम सब ने मीडिया पे बात की कि ड्यूरिंग वर्ल्ड कप हटाना गलत था, फिर जिस तरह अभी शाहीन को हटाया, ये मेरा ख्याल है उससे बड़ी ज्यादती की गई कि एक सीरीज के बाद आप किस तरह किसी को जज कर सकते हैं। और मेरे सोर्सेज के मुताबिक उसके बाद टीम में काफ़ी टूट फूट भी हुई, काफ़ी मसाइल भी पैदा हुए, और जो सीनियर मैनेजर का रोल वहाब को दिया भी गया, वो भी डगआउट में बैठाने का ऑब्जेक्टिव था कि अगर कोई ऐसी चीज़ हो तो आप हमें रिपोर्ट करें। तो आप ये सारे मसाइल को कप्तानी के हवाले से आप कैसे देखते हैं सर? सर देखिए, इसमें जो पूरा का पूरा जो है ना एडहॉक, आपका कोई विजन होता है जिसको सामने रखते हुए आप चीज़ों को डिसाइड करते हैं। ये थोड़ी होता है कि आपने किसी को सीनियर मैनेजर बना दिया। अब आप मुझे बताया ना भी, जैसे माजिद बात कर रहे थे, माजिद ने बहुत सही बातें की हैं क्योंकि उनका बड़ा वसी तजुर्बा है। मैं बहुत ऐसे माजिद भट्टी साहब के साथ रहा हूँ, मेरे साथ जब मैं मैनेजर था पाकिस्तान टीम का, और उनके साथ बड़ी ज़बरदस्त इंटरेक्शन होती थी और बड़े नॉलेजेबल किस्म के ये सहाफ़ी हैं। तो इनका तो मतलब जो कहना है वो बिल्कुल ठीक है। जब तक एडहॉक बेसिस के ऊपर इस मुल्क में काम तो चलता रहेगा, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेटर हो। कितना अच्छा पॉइंट उन्होंने रेज किया, 3 ऐसे प्लेयर जो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट का पार्ट ही नहीं थे, वो पाकिस्तान की टीम में वर्ल्ड कप को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। सही है। सो दिस इज समथिंग, ये अलमिया है पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट। अच्छा हारून भाई, अगर इसमें बताएं कि ये जो आप खुद चीफ सेलेक्टर कई दफा रहे, ये चीफ सेलेक्टर के बगैर सिलेक्शन कमेटी कैसे देखते हैं? दिस इज व्हाट, यही मैं कह रहा था कि माजिद इससे भी तो राय दें बगैर चीफ सेलेक्टर की। अब चले दोनों सर, पहले आप बता दें फिर माजिद भाई से पूछ लेते हैं कि चीफ सेलेक्टर के बगैर कैसे चल सकता है? वहाब रियाज किस कैपेसिटी में? आज तो सिर्फ उन्होंने सीट चेंज की, सेंटर वाली सीट से राइट साइड पे आ गए वो। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि दूसरे भी तो कुछ बोले ना। दूसरे नहीं कुछ, क्योंकि हर एक कोई तो चीफ सेलेक्टर तो है नहीं ना, हर एक को अपनी राय देनी चाहिए। जी माजिद भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैंने इरफान साहब जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई था तो मैंने ट्वीट भी किया, मैंने कहा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कॉमेडी शो लग रहा था। ऐसे ही है। यूसुफ कह रहे हैं कि यार ये सारे सवाल आप मुझसे पूछें, इनसे भी सवाल पूछें। अब्दुल रज़ाक कुछ और बात कर रहे हैं, वो कह रहा मेरे से ना पूछे, रज़ाक साहब कह रहे थे मेरे से ना पूछे आप। हाँ, मेरे से ना पूछें। और वहाब रियाज जो बेहतर डिस्क्राइब कर सकते थे और कर भी रहे थे, वो इसलिए नहीं बोल रहे थे कि यूसुफ ने ज्यादा क्रिकेट खेली हुई है, रज़ाक ने ज्यादा क्रिकेट खेली हुई है, उनसे सीनियर थे, लिहाजा वहाब बोलना नहीं चाह रहे थे। और वहां पर रिसेंटली क्रिटिसिज्म भी बहुत हो रहा है कि हर चीज में वहाब रियाज, पाकिस्तान में हर मस्त आज वहाब रियाज। तो मेरे ख्याल में जब तक आप किसी कमेटी का सरबराह किसी को नहीं रखेंगे
तो जिम्मेदारी कौन लेगा? ये 4-4 लोग इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। फिर देखें पीसीबी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को वर्ल्ड वाइड यूट्यूब पर और दूसरे जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं उस पर लाइव चलाता है जी। और इस तरह का अगर मजाक उड़ेगा तो फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी दुनिया में जाके हम क्या मैसेज दे रहे हैं? देखें इंडिया की टीम वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस हुई, इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की, कनाडा की, ओमान की, किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? आप सही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और फिर मजाक भी उड़वा रहे हैं। तो एटलीस्ट तैयारी के साथ तो आए, आंसर तो करें, एक दूसरे पे डाल रहे हैं, आप जवाब दें आप दें। अच्छा अभी ब्रेक लेते हैं सर, ब्रेक से वापस आके क्या हम आगे रोटेशन भी कर पाएंगे, लड़कों को क्या चांस भी दे पाएंगे कि नहीं? जिस तरह न्यूजीलैंड में बात की गई, हमने चांसेस नहीं दिए। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज के हवाले से, स्क्वाड के हवाले से। हमें लाइन पे ज्वाइन कर चुके हैं फॉर्मर टेस्ट कैप्टन और चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक। अस्सलाम वालेकुम इंजमाम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का इंजी भाई। इंजी भाई आपने स्क्वाड ओबियसली देखा होगा और 18 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया गया। एक तो स्क्वाड को कैसे देखते हैं, और अभी माजिद भट्टी साहब भी हमें ज्वाइन किया हुआ है, वो भी साथ हैं। ये बताइए कि ये जो सिलेक्शन कमेटी है ये किस बेस के ऊपर सिलेक्शन कर रही है? जिस तरह हमने आमिर इमाद का देखा, उस्मान खान का देखा, पैराशूट के थ्रू आए, और अभी ये जो दो लड़के इन्होंने टीम से एक्सक्लूड किए जिसमें जमान खान है, उसामा मीर है, इनकी एक्सक्लूजन कैसे देखते हैं आप सर? देखिए असल में अभी तक है ना सिलेक्शन शुरू हुई नहीं। मसला ये है कि अगर किसी टीम में 5 ओपनर हो तो 5 ओपनर से आपने 3 रखने होते हैं, क्योंकि जी बाकी उसमें से सिलेक्शन करनी होती है 5 में से। जी। अगर वो 5 के 5 ओपनर ही रख लेंगे तो इसका मतलब है सिलेक्शन तो नहीं हुई। ऐसे ही वो तो ये कि ठीक है कि जी ये 5 ही रख लो, ठीक है ना। जिस तरह बाबर भी है, रिजवान भी है, साइम भी है, उस्मान भी है, फखर भी है, उस्मान भी है, वो 5 ओपनर है तो वो 5 के 5 रख रखे हैं। तो सिलेक्शन का प्रोसीजर तो यहाँ नजर नहीं आया कि जी आपने क्या सिलेक्ट किया, कुछ भी नहीं। 5 ओपनर थे, आपने 5 रख लिए। तो अभी तक, और जिस तरह विकेट टीम में 3 विकेट कीपर थे, अब आप डिसाइड करें ना कि जी आपने किसको रखना है। क्या आपने उस्मान को खिलाना है, रिजवान को खिलाना है, या आजम को खिलाना है? किसको खिलाना है आपने? तो वहां भी आपने कहा कि अच्छा जी तीनों रख लो। तो अभी तो ये सिलेक्शन नहीं की इन्होंने, मेरे ख्याल में ये इंक्लूजन की है सिलेक्शन की बजाय इंक्लूजन। अच्छा जी भाई एक चीज जरूर बताइए कि जिस तरह आपने ओपनर्स का बताया, अभी भी हमने यही बात की कि 5-6 ओपनर्स को रख लेना और 3 कीपर की लॉजिक नजर नहीं आती, और रिजवान आपका नंबर 1 कीपर है तो आजम एज ए बैटर तो खेलता नजर नहीं आता। वो अगर कीपिंग नहीं करेगा, फील्ड में जाएगा तो वो रन कंसीड करेगा। अच्छा साथ ये बताइए कि मिडिल ऑर्डर में सिर्फ इफ्तिखार को रखा गया, और ये न्यूजीलैंड की सीरीज में भी हमने बहुत बात की कि सुलेमान अली आगा एटलीस्ट सेकंड आपका प्लेयर के तौर पे मस्ट होना चाहिए स्क्वाड में, अभी रख तो लिया। तो ये आप कमी पूरी करने के लिए शादाब और इमाद को रख रहे थे कि चले मिडिल ऑर्डर शायद इस तरह कंपनसेट हो जाए। ये इंक्लूजन को कैसे देखते हैं आप? देखिए असल में एक तो मिडिल ऑर्डर है ना, जो गेम है ना, आप है ना इतने ओपनर्स ना रखें, इतने ओपनर्स आपको ना मैच नहीं जितवा के देंगे। आपकी जो सी टीम बनती है ना वो किसी बैलेंस पे टीम बनती है, क्योंकि जी आप है ना कुछ मिडिल ऑर्डर प्लेयर होते हैं, कुछ ये बाबर और रिजवान से जिससे हम आप तवक्को करेंगे ना कि इस जो टीम अनाउंस की है इनसे फिर यही तवक्को करेंगे कि जी हमारे ये ओपनर 20 ओवर तक खेलें। हालांकि ये गलत है कि जी 20 ओवर तक खेलें, इनका काम नहीं है। ओपनर्स का काम है कि जी आपको एक स्टैंड देना और उसके बाद चले जाना। मैच फिनिश करते हैं मिडिल ऑर्डर से, वो फिनिश करने वाले दूसरे प्लेयर होते हैं। तो यहाँ आपने वाले प्लेयर्स तो रखे ही नहीं हुए, क्योंकि जी वो तो आपके पास है ही नहीं चॉइस, आपने तो रखे ही नहीं प्लेयर इस चीज के। तो ये आपको मुश्किल होगी। इन्होंने, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि अभी तक इन्होंने सिलेक्शन नहीं की। सिलेक्शन करने का ना, आप जिस टाइम आप सिलेक्शन करने के लिए बैठते हैं ना, जिस टाइम सारों से पहले आप ये चीज करते हैं कि यार आपके 3 ओपनर होंगे, 4 मिडिल ऑर्डर होंगे, 2 स्पिनर होंगे, ये विकेट कीपर होगा, ये 4-5 फास्ट बॉलर होंगे, पूरा एक आप है ना फॉर्मेट बनाते हैं जिसके हिसाब से फिर आप करते हैं। ये कभी सिलेक्शन नहीं होती है कि जी 6 ओपनर है और 5 विकेट कीपर है और ये है कि ये सारे लड़कों को रख लो। इस तरह नहीं होता, क्योंकि जी अभी मेरे ख्याल में इनको मुश्किल होगी, और हमारे लिए हमेशा से ये मुश्किल रही है, क्योंकि जी हम है ना वर्ल्ड कप से सिर्फ है ना महीना दूर है और अभी तक हम क्लियर नहीं है इस चीज पे कि जी हमारी कौन सी टीम है। इंद्री भाई हमने पीएसएल में भी बात की, ये बोर्ड या रजीम जो है ना पॉपुलर डिसीजन पे जा रही है। बाबर
फेमस नाम है, बड़ा नाम है, इसे कप्तान बना दो। इम्पैक्ट प्लेयर नहीं है, आजम खान को डाल दो जी। अच्छा, इरफान खान नियाज़ी को डाल दो। माजिद भट्टी साहब से भी राय जानते हैं, फिर इंजी भाई मैं आपकी तरफ भी आता हूँ। ये हमारा एक इम्पैक्ट प्लेयर का जो एक मंत्रा हम लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं, माजिद भाई पहले आप बताइए, ये आपको लगता है कि सक्सेसफुल हो पाएगा? और दूसरा जो मैं पाकिस्तानी क्रिकेट का जो मसला देख रहा हूँ बैटिंग में, लास्ट हम देख रहे हैं कम से कम 3 साल से कि 7वें ओवर से लेके 15वें ओवर तक हम 9वें नंबर पे हैं 10 टॉप 10 टीम में, जो स्ट्राइक रेट हमारा ऑलमोस्ट 7 का है। तो ये कैसे देखते हैं आप हमारी इस परफॉर्मेंस को? इरफान साहब, सबसे पहले तो इंजी भाई को मेरा सलाम। जाहिर है इतने बड़े खिलाड़ी हैं, जब वो बात कर रहे हैं तो हमारी बात करना वैसे भी बनती नहीं है, लेकिन मेरी जाती राय में बिल्कुल ये पॉपुलर डिसीजन की तरफ जा रहे हैं। 5-5 ओपनर, 3-3 विकेट कीपर और मोहम्मद यूसुफ जो पाकिस्तान अंडर 19 टीम के कोच हैं। आज मेरा मोहम्मद यूसुफ से ये सवाल है कि आप नेशनल सेलेक्टर भी हैं, अंडर 19 टीम के हेड कोच भी हैं, आप 30-31 साल के लड़कों को या 31 प्लस वाले लड़कों को कम बैक करवा रहे हैं, तो ये अंडर 19 टीम में कोई ऐसा टैलेंट नहीं है। मुझे याद है 88 में जब इंजमाम भी उस टीम में थे, जब पाकिस्तान की टीम जूनियर वर्ल्ड कप खेलने ऑस्ट्रेलिया गई थी, तो उसके कोई 12-13 खिलाड़ी पाकिस्तान टीम में आए थे। आज या तो हमारे पास वो फैक्ट्री बंद हो गई है प्लेयर्स को प्रोड्यूस करने की, पॉपुलर डिसीजन की तरफ जा रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में हमारे पास एक बहुत बड़ा एक गैप है, इसलिए कि हमने बहुत सारे ओपनर्स रख लिए हैं। ये सलमान अली आगा को अब इंग्लैंड और आयरलैंड में इसलिए ट्राई कर रहे हैं कि ये मेरे ख्याल में सलमान अली आगा को मिडिल ऑर्डर में रखेंगे। और दुनिया की देखिए तमाम बड़ी टीमों ने अपने स्क्वाड फाइनल कर लिए वर्ल्ड कप के लिए, और इंजी भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारी तो अभी पता ही नहीं है कि हम कौन से 15 प्लेयर्स को लेके जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया ने स्टीव स्मिथ को खुदा हाफिज कह दिया, इंडिया ने शुभमन गिल जो है उसको टीम में सिलेक्ट नहीं किया, हम लड़कों को रिटायरमेंट वापस लेके पाकिस्तान टीम में ला रहे हैं। इस तरह तो फिर पाकिस्तान की क्रिकेट फिर नीचे जाएगी, ऊपर नहीं जा सकती। इंजी भाई, जिस तरह मैंने माजिद साहब से पूछा, आपसे भी जरूर जानना चाहेंगे, ये जो मिडिल ओवर का हमारा प्रॉब्लम है, किसी टाइम पे कंपनसेशन हो रही थी, बॉलिंग हमारी परफॉर्म कर रही थी, बट बॉलिंग का जैसे ग्राफ नीचे गया लास्ट 6-7 मंथ से, और हम बहुत ज़्यादा बैटिंग में एक्सपोज होना शुरू हो गए। ये जो मिडिल ओवर का प्रॉब्लम है, आपके ख्याल में इसका क्या सोल्यूशन है? हम कभी फ़खर को ट्राई कर रहे हैं, कभी उस्मान खान को कर रहे हैं मिडिल ओवर में, और एक सिर्फ इफ्तिखार सिर्फ हमारे पास बचता है प्रॉपर मिडिल ऑर्डर। कौन सा ऐसा कॉम्बो आपको लगता है कि हम इस जो शेल में चले गए हैं मिडिल ओवर में, उससे बाहर आ सकते हैं? देखिए, ये मैंने अभी पहले भी इस चीज को मैंने आपको कहा है कि जब तक आप है ना टीम का बैलेंस नहीं बनाएंगे ना, मिडिल ऑर्डर में बीच के ओवर को मिडिल ऑर्डर खेलेगा ना तो आपकी एवरेज अच्छी होगी। ओपनर्स को आप खिला देते हैं। अगर बाबर आजम का भी स्ट्राइक रेट देखा जाए, जिसका भी स्ट्राइक रेट देखा जाए, उनका पहले 6 ओवर तक सही होता है। वो जिस दिन 7 ओवर से लेकर 14 ओवर तक खेलते हैं तो उनका स्ट्राइक रेट 6 का 6.5 का होता है जी। तो जिस टाइम ओपनर्स बीच के ओवर में आके खेलेंगे ना, तो आपके लिए मुश्किल होगी। किसी मैच आप सारी टीमों के ओपनर्स उठा के देख लें, वो कुछ देर के लिए खेलते हैं कि जी बहुत, जिस दिन 100 करते हैं तो उस दिन लंबी इनिंग्स खेलते हैं, वरना अदरवाइज है ना उनका नहीं होता कि जी इस तरह खेल सके। और आपको मिडिल ऑर्डर के प्लेयर है ना तैयार करने पड़ेंगे ताकि आपका स्ट्राइक रेट बेहतर हो। और ये आपने बिल्कुल सही बात कही है कि जो प्लेयर पैराशूट से उतरे हैं, तो आप खुद महसूस करें कि जी हम है ना किधर जा रहे हैं, कि जी हमारी सिलेक्शन किधर जा रही है। और दूसरी मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो इस दफा इन्होंने सिलेक्शन पैनल का हाल किया ना, अब कोई भी जिम्मेदारी उठाने से तैयार नहीं है। इन्होंने बड़ा अच्छा किया है। वो कह रहे हैं कि जी वोटिंग है, आप है ना यूसुफ से सवाल कर लो, आप है ना वहाब से रियाज कर लो कि जी वो 5 से 6 सिलेक्टर है, वो वोटिंग होती है जिसके उसमें हो गए, तो कोई जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदारी लेने से कोई तैयार नहीं है। वो तो प्रेस में भी नहीं ले रहे, वैसे भी नहीं ले रहे, किसी तरह भी नहीं ले रहे। बिल्कुल एक प्रोसीजर है कि एक चीफ सेलेक्टर है जो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, वो जिम्मेदारी ले इस चीज की कि जी वो टीम का कोच भी सिलेक्टर है, कप्तान भी सिलेक्टर है, और वो जो एनालिसिस है वो भी सिलेक्टर है सारे। तो भाई इस तरह की सिलेक्शन टीम नहीं होती, तो आपको है ना थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। तो मेरे ख्याल में कि जी इनको थोड़ा सा अपना सिस्टम है ना बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इसी सिस्टम के हिसाब से जो न्यूजीलैंड की टीम आई हुई थी, जो हम समझते थे कि उनके पहले 10-15 प्लेयर नहीं आए हुए थे, उसके साथ भी हमारा कंपटीशन सख्त हुआ था क्योंकि जी मुकाबले बड़े सख्त थे, क्योंकि जी हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। तो ये
ये किसी पे क्रिटिसिज्म नहीं है कि जी हम किसी को अपनी टीम की, हमारी टीम है, जी हम क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे, लेकिन हमें थोड़े से वरिड है इस चीज पे कि जो हो रहा है ये सही नहीं हो रहा, इससे रिजल्ट अच्छे आने की उम्मीद नहीं है जिस तरीके से ये बोर्ड चल रहा है। अच्छा एनजी भाई, आपसे एक और चीज़ जानना चाहेंगे, अभी हमने माजिद भाई से भी डिस्कशन की, ये आपको क्या लगता है कि ये जो बॉलिंग है, अभी उसामा मीर पीएसएल का हाईएस्ट विकेट टेकर था, माजिद साहब ने भी कहा कि तल्ला ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, उसको नहीं रखा गया, और हसन अली और हारिस को रेख के आए, दोनों की ऑफ लेट में काफ़ी बुरी परफॉर्मेंस रही और रन्स बड़े कंसीड किए, और फिटनेस का भी हमें अभी हारिस का आइडिया नहीं है, और हसन अली का तो वैसे ही हम देख रहे हैं कि हर जगह जब भी उसमें डोमेस्टिक में, इंटरनेशनल में 130 से ऊपर ही नहीं जा रहा। जो उसकी बॉलिंग में एक निप थी, एक बॉल जिप करता था, लो आर्म उनका एक्शन था, तो ये और उनकी जो पेस के साथ जो स्विंग थी वो भी खत्म हो चुकी है, तो ये इंक्लूजन को कैसे देखते हैं आप? देखिए, असल में आप किसी सिलेक्शन वालों से ये पूछना चाहिए कि भाई आप हसन को लेके आए हैं या किसी और को लेके आए, किस बेस पे लेके, हारिस को जो वापसी लेके आए, आपने कल हारिस को ड्रॉप किया था तो पहले तो वाली बेस बताएंगे उस पर क्यों ड्रॉप किया था। अगर आप वापसी कराई है तो कौन सी उसने बाहर बैठ के, बेंच पे बैठ के परफॉर्मेंस दी है कि जी आपको लगा कि जी अब इसको कम बैक कर लेना चाहिए। तो ऐसे ही। मेरा वही, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जी कोई सिलेक्शन का ना इस टाइम कोई चीज नजर नहीं आ रही, इस टाइम कोई इनकी नहीं है, और भाई इनको थोड़े से ना अपनी कोई सिलेक्शन को क्लियर करना पड़ेगा, किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो अभी तक तो ये इसी तरह ही है कि जिस टाइम आप, जिस तरह भट्टी साहब ने कहा था भी कि जी इन्होंने कुछ प्लेयर्स को वापसी कम बैक करवाया है, इसका ये मतलब है कि जी अगर आप किसी पुराने प्लेयर्स को कम बैक करवा रहे हैं जिन्होंने रिटायरमेंट दे रखी है, उनको आप वापसी लेके आ रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि ये समझ रहे हैं कि जी हमारे पास प्लेयर नहीं है। ये सिलेक्शन कमेटी, हमारी नेशनल कमेटी ये वाला इशारा कर रही है कि जी हमारे पास प्लेयर नहीं है कि जो हमें पुराने प्लेयर्स को वापसी लेके आना पड़ रहा है। तो मेरे ख्याल में ये सोचने की बात है, ये इस पे बैठना चाहिए लोगों को, ये परेशानी की बात है पाकिस्तान क्रिकेट की। माजिद भाई, आपसे भी अगर बात करें तो माजिद भाई, हमने देखा कि बड़ी ज़्यादा हमने परफॉर्मेंसेस दी, बॉलिंग में बड़े मैचेस जिताए। ये बॉलिंग का जब हमारा ग्राफ डिक्लाइन की तरफ गया और हमने देखा कि अभी जो रिसेंट जितने भी बॉलर्स हैं उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, अब इमाद का इंक्लूजन और आमिर के इंक्लूजन से आप क्या लगता है कि ये कमी पूरी हो पाएगी? और इब्रार को जो मिस्ट्री स्पिनर के तौर पे प्रेफरेंस दी गई, जैसे हमने देखा कि हारून रशीद साहब ने भी बात की कि जी वो कोई लीथल नहीं हो सकता, कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं डाल सकता, तो आपके ख्याल में कि उसामा मीर की जगह इनके इंक्लूजन को और ये ओवरऑल जो बॉलिंग है इसके होते हुए प्लेइंग 11 में क्या हारिस रऊफ और हसन अली आ सकेंगे? अच्छा, एक दो इरफान साहब, मैंने तला का नाम नहीं लिया था, मैंने कहा था कि मोहम्मद अली सॉरी जी, मोहम्मद अली, बिल्कुल। जी। अच्छा, दूसरा ये कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहाब रियाज या शायद मोहम्मद यूसुफ कह रहे थे कि पूरे दिन में 10 ओवर करवा रहे हैं हारिस रऊफ, इसका मतलब हारिस रऊफ अभी इतनी बड़ी क्रिकेट के लिए, हालांकि 4 ओवर करवाने होते हैं T20 में, लेकिन वो 4 ओवर बहुत प्रेशर वाली क्रिकेट होती है, अभी फिट नहीं है। उसामा मीर, मेरे हिसाब से चांस लेना चाहिए था उसामा मीर पे, और जमान खान को तो हम कह रहे थे कि हमें एक लासित मलिंगा मिल गया, फिर अचानक जमान खान को हमने गायब कर दिया टीम से। तो मतलब हम अपनी अदाओं पर गौर नहीं कर रहे। देखें, इंजी भाई जब कप्तान थे, मैंने इनके साथ बहुत टूर कवर किए, इंडिया के 2 टूर कवर किए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप, तो ये खुद जाते थे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में एज ए कप्तान, ये सारा प्रेशर लेते थे और जिम्मेदारी खुद कबूल करते थे। यहाँ पर मोहम्मद यूसुफ कह रहे हैं वहाब रियाज से सवाल कर रहे हैं, वहाब रियाज कह रहे हैं अब्दुल रज़ाक से सवाल कर रहे हैं, बिलाल साहब खामोश बैठे हुए हैं। देखें, अभी मसाइल सिलेक्शन में उस वक्त पैदा होंगे जब गैरी कर्स्टन आएगा, जब गोरा कोच आएगा, वो अपनी टर्म डिक्टेट करवाएगा। अभी तो उसको कुछ पता नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट के वो सिस्टम को समझ रहा है, वो रिलाई कर रहा है बहुत ज्यादा अजहर महमूद के मशवरों पर। तो मुझे लग रहा है कि आगे जाके सिलेक्शन के मसाइल गंभीर होंगे। इस तरह सिलेक्शन कमेटियां नहीं चलती। सिलेक्शन कमेटियां अगर आपने चलानी है तो थोड़े सख्त फैसले करने होंगे, कुछ नए लड़के जो हैं उनको भी इंजेक्ट करना होगा सिस्टम में। लेकिन ये जिस तरह पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर ये टीम जीत जाएगी तो एज ए पाकिस्तानी हमें खुशी होगी कि चले हमारी बात गलत साबित होगी, हमारे मुल्क की टीम। ये पाकिस्तान को प्लेयर एक वाइस स्पोर्ट ही है, वही देती है। इंजी भाई, आपसे कोचेस के हवाले से भी जानेंगे, बट उससे पहले एक लास्ट चीज़ मैं ये जानना चाह रहा हूँ कोचेस से पहले,
कि पाकिस्तानी क्रिकेट में इम्पैक्ट प्लेयर की हमने बहुत बात की, पीएसएल ट्रांसमिशन भी आप हमारे साथ थे कि इम्पैक्ट मैच फिनिशर कोई नहीं है। अब उसको कवर अप करने के लिए इन्होंने उस्मान खान को इंजेक्ट किया, अभी इंक्लूड कर लिया है आजम खान को, और या इरफान खान न्याजी तीसरा लड़का है। आपके ख्याल में ये तीनों प्लेयर में वो कैपेसिटी है जो सीनियर प्लेयर कहीं ना कहीं नहीं कर पाए, और आपको लगता है कि ये आके कमी पूरी कर लेंगे? क्योंकि इंटरनेशनल की गेम का प्रेशर इंटायरली डिफरेंट होता है, और हमने अभी रिसेंटली देख भी लिया न्यूजीलैंड सीरीज में, जिस तरह हम सब कह रहे हैं कि सी टीम थी, उन्होंने इनको परफॉर्म नहीं करने दिया। देखिए, असल में ये कुछ जिस हम कोई लड़का पीएसएल में परफॉर्मेंस करता है ना, तो हम उसको ये समझते हैं हो ज्यादती होगी भाई, ये इसके ये परफॉर्म कर रहा है, इसको पाकिस्तान नहीं खिलाया। वो उस्मान ने अच्छा परफॉर्मेंस दी है, लेकिन अगर आप उसको ये समझ लें कि जी ये इंटरनेशनल क्रिकेट में आके पहले मैच से आके ना जो अपना एंकर रोल अदा करेगा या इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आ जाएगा या ये इंटरनेशनल मैच जितवाने शुरू कर देगा, तो ये लोगों की गलत सोच है जी। ये इस तरह नहीं होता कि जी लीग में अगर ये हमारी एक पीएसएल की लीग है ना, पूरी दुनिया में लीग हो रही है, पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वो सारे अपने मुल्कों के लिए नहीं खेल रहे। क्योंकि जी पीएसएल में उस्मान ने किया तो वो शोर मच गया कि जी ओहो पाकिस्तान वालों ने ज्यादती कर दी, पता नहीं क्या हो गया कि जी कौन सा लड़का हमारे से टैलेंट निकल गया। तो कोई ऐसी चीज नहीं थी। बिल्कुल। अच्छा इंदी भाई, ये लास्ट आपसे जानना चाहेंगे कोचेस के हवाले से, उस्मान ये पे भी आप उसको अगर आपने रख लिया है, उस पे इतना प्रेशर ना डालने के जी वो एंकर रोल अदा करेगी, जी अब उस्मान मैच जितवाएगा, अब ये करेगा, तो जिस समय उस पर प्रेशर पड़ा तो आपने ये न्यूजीलैंड के पहले 4 से 5 मैच देख लिए, उसके साथ क्या हुआ है। और जुमा भाई उसको उसके नंबर पे तो खिलाना चाहिए, वो एज ए ओपनर है या नंबर 3 एटलीस्ट उस पे तो खिलाएं ताकि उसको कॉन्फिडेंस आए। अच्छा कोचेस के हवाले से क्विकली जानना चाहेंगे आपसे कि कोचेस हमने देखा कि दोनों आ चुके हैं, गैरी क्रिस्टन भी और गिलेस्पी भी। अब ये कोचेस के दो रोल है, एक टीम को चलाना और दूसरा उसका बाकी टाइम के अंदर आपके डोमेस्टिक को देखना, या जो आपके पूल में लड़के चाहे अंडर 19 का है, शाहीन का या ए टीम के जो लड़के होते हैं उसको देखना। तो जब ये 6 मंथ से ज्यादा टाइम आपके पास अवेलेबल ही नहीं होंगे, तो आपके ख्याल में ये काम वो कर पाएंगे या इसका पाकिस्तानी क्रिकेट को लॉस होगा, या ठीक डिसीजन ऐसे ही चलता है सारी दुनिया में? अब नहीं देखिए, कहीं भी ऐसे नहीं चलता। ये बेचारे आपको किसी इंसान है ना, जिनसे बेचारे कोचेस भी आए हैं, ये भी इंसान है जी। इनको भी, इनके ऊपर भी इतना ही वर्कलोड डाल लें जितना ये बर्दाश्त कर सकता है इंसान। क्योंकि जी आप पाकिस्तान टीम के कोच हैं, तो ये एक मुकम्मल जॉब है पाकिस्तान टीम के लिए, तो आप सिर्फ वही करें। बाकी ये जो उनसे दूसरे सिलेक्टर्स बैठे हैं, पाकिस्तान में जो सिलेक्टर्स बैठे हैं, इनका ये काम है कि जी ये ट्रैवल करें, और ये नहीं है कि जी सिर्फ ये जो कोचेज हैं ये तो सिर्फ है ना एंड ऑफ द डे रिजल्ट देख सकते हैं कि जी फलां लड़के ने इतना स्कोर कर लिया। अब जिस तरह ये वहाब रियाज है या ये यूसुफ है या ये शफीक है, जो भी सिलेक्टर्स पाकिस्तान में है, इनका काम है ये ग्राउंड्स में जाएं और देखें, और ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इस चीज को महसूस करेंगे कि जी हमें कौन सा हमारी टीम को लड़का चाहिए कि जी कौन सा इस सिचुएशन में खेल सकता है। तो ये सिलेक्शन कमेटी का काम है। बिल्कुल ऐसे ही, और उनको प्रोड्यूस करके दिखाएं। आप अपने देखते हो ना कि जी कोचेज आकर आपके रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। देखो सारी जिंदगी में सिलेक्शन में ये वाला काम रहा है कि जो कोच वगैरह होते हैं ना, वो आके सिर्फ मशवरा दे सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं। यहाँ से जो सिलेक्शन कमेटी है ना, वो उसको रिफिल करती है। बिल्कुल ऐसे ही बताती है कि ये लड़का रख लो, ये लड़का रख लो, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल इंजी भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस पे हम डिटेल में फर्दर बात करेंगे। अभी आपसे इजाजत चाहते हैं जी। इंजी भाई आपका और माजिद भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होती नेक्स्ट वीक। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।